नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के 4 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। 13 नवंबर को होना है। 23 को काउंटिंग है। कल चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा भी कर दी। तरारी है, रामगढ़ है, इमामगंज है और बेलागंज है। इस उपचुनाव में प्रशांत किशोर उर्फ पीके भी दांव आजमा रहे हैं। उन्होंने आज एक जगह से अपने कैंडिडेट की घोषणा भी कर दी। वो जगह का नाम है तरारी। तरारी में आज पीके ने अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी और कैंडिडेट की घोषणा सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह वहां से जनसुराज की टिकट पर लड़ेंगे। आखिर अब जनसुराज के टिकट पर लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह के नाम की घोषणा के साथ ही यह चर्चा का विषय बन गया। आखिर तरारी में क्या दिखाना चाहते हैं प्रशांत किशोर, क्योंकि तरारी ऐसा जगह रहा है जहां माओवाद को समाप्त करने के लिए रणवीर सेना का उदय हुआ था। और तरारी एक तरह से कहें जो लगातार माले का गढ़ रहा है और वहां माले की जीत लगातार होती रही है। इस बार भी सुदामा प्रसाद थे वहां एमएलए, जो इस बार आरा के लोकसभा में चले गए और इसलिए वो सीट खाली हुई है। और तरारी में लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को प्रशांत किशोर ने आगे किया है। अब ये चर्चा हो गई है जो सेनापति वर्सेज रंगदार बाहुबली, या कहें जो लेफ्टिनेंट जनरल वर्सेस बाहुबली, अब तरारी में देखने को मिलेगा। और तरारी में इसलिए चर्चा का विषय हो गया क्योंकि सुनील पांडे अचानक अपने पुत्र के साथ पशुपति कुमार पारस को छोड़कर ज्वाइन करते हैं बीजेपी और अपने बेटे संदीप पांडे के साथ ज्वाइन करते हैं। और कहा जा रहा है जो सुनील पांडे इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे और सुनील पांडे के पुत्र संदीप पांडे जो हैं इस बार बीजेपी के टिकट पर तरारी से चुनाव लड़ेंगे और लगातार वही वहां से लड़ते आ रहे हैं। पिछली बार भी अगर आप देखिए 2020 में माले के जो सुदामा प्रसाद हैं उन्हें लगभग 73,645 वोट आया था और बीजेपी के सुनील पांडे 62,930 वोट लेकर के दूसरे स्थान पर थे। तो एक तरह से कहें जो लगातार सुनील पांडे, और इस बार अगर 2024 की बात करें, अगर लोकसभा जो चुनाव हुआ है तो इसमें वो मार्जिन बीजेपी का कम हुआ है। 74,586 वोट माले के कैंडिडेट लेके आए हैं और बीजेपी के कैंडिडेट को वहां से, मतलब लोकसभा कैंडिडेट को उस विधानसभा क्षेत्र में 68,813 वोट आया है। मतलब क्या 69,000, मतलब 62,000 से 69,000 तक, मतलब 7,000 का गैप बीजेपी ने पाटा है। वैसी स्थिति में अगर एसके सिंह आते हैं तो आखिर किसका वोट काटेंगे, क्योंकि एसके सिंह को जातीय समीकरण के तहत जनसुराज ने खड़ा किया है, प्रशांत किशोर ने खड़ा किया है। और एक तरह से वो इस चीज़ के लिए आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उनके नाम की घोषणा की। बोले जो उनकी पार्टी सभी 4 उपचुनाव लड़ेगी और एक तरह से कहें जो ये एक तरह से लिटमस टेस्ट होगा प्रशांत किशोर के लिए, जो इन 4 सीटों में से क्या जो जीतती है या वो किसी को हराती है। अगर जीतती है तो बहुत बड़ी बात है, अगर वो हराने के मादा से आई है तो जो आरोप उन पर लगता रहा है, जो किसी हर एक पार्टी एक दूसरे को कहती है जो प्रशांत किशोर फलना पार्टी की बी टीम है, फलना पार्टी की बी टीम है। कोई कहता है आरजेडी से मिले हुए हैं, कोई कहता है बीजेपी की बी टीम है। तो आखिर वो किसकी बी टीम है ये इस उपचुनाव में साबित हो जाएगा। जो प्रशांत किशोर आखिर बी टीम है कि ए टीम है कि कोई टीम ही नहीं है। तो वैसी स्थिति में अब ये देखने वाली बात होगी। अब ये जनरल एसके सिंह का थोड़ा परिचय जान लीजिए। जनरल एसके सिंह 2013 में रिटायर किए। इनके सारा जो इनका पुत्र है पुत्री है वो विदेश में रहते हैं, इनकी पत्नी नहीं रही। ये 13 के बाद से लगातार दिल्ली और एनसीआर में ही रहे और दिल्ली एनसीआर में ही रह करके ये तरारी से जुड़े रहे, जैसा इनका दावा है। तो आने वाला समय बताएगा 13 नवंबर को, या 13 को क्या कहे 23 नवंबर को बताएगा जो एसके सिंह कितना तरारी से जुड़े रहे। ये तो वो ईवीएम का मशीन जब काउंटिंग होगा तब चलेगा पता जो तरारी से एसके सिंह कितना जुड़े रहे। लेकिन तरारी में जो कहें रोमांच ला दिया है जनसुराज के पीके उर्फ प्रशांत किशोर पांडे ने जनरल एसके सिंह को उतार के। अब चारों ओर चर्चा हो रही है सेनापति वर्सेज बाहुबली, लेफ्टिनेंट जनरल वर्सेज रंगदार। तो रंगदार नहीं, बाहुबली कहेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाहुबली के नाम से सुनील पांडे चर्चित हैं। चेहरा तो है संदीप पांडे का, मतलब, और चुनाव तो लड़ेंगे सुनील पांडे। तो एक तरह से कहें जो संदीप तो केवल मुखौटा है, सुनील पांडे वहां लड़ने के लिए आ रहे हैं। और सुनील पांडे की भी बहुत ही दिलचस्प कहानी है। सुनील पांडे स्टार्ट किए थे निर्दलीय से, उसके बाद निर्दलीय जब विधायक बने 2005 में तो उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार को समर्थन किया। फिर वो जेडीयू में आए, जेडीयू से विधायक बने। उसके बाद वो फिर चले गए एलजेपी में।
एलजेपी में वो रहे तो फिर चले गए पारस गुट में। पारस गुट ने जब दावा ठोका तरारी की सीट पर सुनील पांडे के कंधे पर बंदूक चला करके, जो भाई हमारे पास तरारी के लिए अच्छा कैंडिडेट है, तो जैसे ही ये बात पहुंची बीजेपी के खेमे तक, तो उन्होंने रातों रात सुनील पांडे को अपने पाले में कर लिया। मतलब कहे पशुपति कुमार पारस का हथियार ही छीन लिया। जिस पशुपति कुमार पारस जिस हथियार की बात करते थे, जिससे वो लड़ाई लड़ते, वो हथियार ही ले लिया और सुनील पांडे को अपने पुत्र के साथ बीजेपी ने अपने खेमे में शामिल करा लिया। अभी चर्चा हो गई है सुनील पांडे नहीं, उनके पुत्र के साथ ज्वाइन करने की आखिर क्या बात थी। तो सुनील पांडे अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, सुनील पांडे के जगह पर उनके पुत्र तरारी से लड़ेंगे। इधर पीके ने लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को खड़ा कर दिया। अब सेनापति भरसे बाहुबली की जो लड़ाई है अब बहुत दिलचस्प होगी। और वो इस बार का ये जो उपचुनाव जो है, ये चारों सीट बहुत ही दिलचस्प होगी। चाहे वो बेलागंज हो, बेलागंज में सुरेंद्र यादव का वहाँ से 6 बार जीते हैं, ये वहाँ उनकी परंपरागत सीट रही है, वहाँ इस बार अपने पुत्र को उतारना चाह रहे हैं। वहीं उनके खिलाफ मनोरमा देवी के पुत्र रॉकी यादव हैं, रॉकी यादव वहाँ से चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। इमामगंज जीतन राम मांझी का वो सीट है, वो गया से एमपी बन गए, वो अपने बेटा या बहू को देना चाहते हैं। बहू वही संतोष सुमन जो उनके पुत्र जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनकी पत्नी की बात हो रही है। और दूसरे पुत्र एक प्रवीण मांझी हैं, उनकी भी बात हो रही है। आखिर टिकट लेने में कौन सफल होता है। रामगढ़ जो जगदानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह वहाँ से विधायक थे, वो एमपी बन गए बक्सर से। अब उनके एक और पुत्र अजीत सिंह हैं, वो वहाँ से चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। अभी सोच ही रहे हैं, अभी फाइनल किसी का नहीं हुआ है। लेकिन वैसी स्थिति में कहें जो इस बार के अगर लोकसभा चुनाव देखा जाए, तो लोकसभा चुनाव में इन चारों सीटों पर कहें अगर विधानसभा वाइज देखा जाए, जो चारों सीट जिस पर 3 पर इंडी गठबंधन का कब्जा है और एक जो इमामगंज जो हम के पास है, वो इमामगंज में भी इस बार आरजेडी आगे निकल रही है लगभग 1500 वोट से। तो वैसी स्थिति में कहें जो एक तरह से इमामगंज जो है इस पर भी इंडी गठबंधन कहीं ना कहीं आगे दिख रहा है। और इस बार का उपचुनाव जो है, आगामी जो बिहार विधानसभा चुनाव है 2025 में जो होना है, उसको लेकर के ये बहुत बड़ी बात, ये चुनाव जो उपचुनाव है ये बात कहेगा जो आखिर किस सिनेरियो में बिहार की राजनीति जा रही है। इंडी गठबंधन की तरफ जा रही है कि जनसुराज की तरफ जा रही है। और अगर जनसुराज जिस तरह से कैंडिडेट दे रहा है या दिया है अभी तक जो उन्होंने बात की है, इससे साफ लगता है जो ये एनडीए के लिए अच्छे संकेत नहीं है। कहीं पिछली बार 2020 के चुनाव में चिराग पासवान जिस तरह से नीतीश कुमार के लिए काम किए थे, 73 से 43 पर ला दिए थे, हर एक जगह पर एक कैंडिडेट खड़ा करके। भले ही ठीक है, उनका अपना कैंडिडेट नहीं था, वो बोरो प्लेयर था। जहाँ तहाँ से जिस पार्टी से लोगों को टिकट नहीं मिली, वो सारे लोग चिराग के पास गए और चिराग जिस तरह लगता है बाहर में बैठ के, बरामदे में बैठ के टिकट बांट रहे हो, उसी टाइप से जो आ रहा था टिकट लेते जा रहा था और जेडीयू के खिलाफ खड़ा होता जा रहा था और जेडीयू की हार लगभग होती जा रही थी। और 73 इस बार जिस तरह से प्रशांत किशोर बैठे हैं टिकट बांटने के लिए, 243 सीट, जिसमें 40 मुस्लिम 40 महिला, इस तरह की उन्होंने घोषणा की है और दलित और मुस्लिम पॉलिटिक्स वो करने की उन्होंने घोषणा की है। वैसी स्थिति में कहीं 2020 में जेडीयू के लिए कांटा थे चिराग, इस बार कहीं एनडीए के लिए कांटा न बन जाए जनसुराज पीके। अब ये 23 तारीख को पता चलेगा जो प्रशांत किशोर आखिर किसे कहें जो एक तरह से मात देते हैं या मात खाते हैं, ये 23 तारीख को चलेगा पता। अब 23 तारीख तक इंतजार रहेगा। अभी गंगा में बहुत पानी बहना है। वैसी स्थिति में हम लोगों को इंतजार करना है दूसरी अन्य पार्टियों के भी कैंडिडेचर का, जो कौन पार्टी कौन कौन कैंडिडेट कहां से उतारती है। क्या वही पुराने चेहरे आते हैं या कुछ चेहरों में बदलाव होता है या परिवारवाद होता है। क्या जगदानंद सिंह के दूसरे पुत्र आते हैं, सुरेंद्र यादव के दूसरे पुत्र आते हैं या जीतन राम मांझी के भी दूसरे पुत्र आते हैं। तो वैसी स्थिति में ये देखने वाली बात होगी। या सुनील पांडे के पुत्र आते हैं, जहां देखिए केवल पुत्र ही पुत्र की बात हो रही है। तरारी में सुनील पांडे के पुत्र, रामगढ़ में जगदानंद सिंह के पुत्र, इमामगंज में जीतन राम मांझी के पुत्र, बेलागंज में सुरेंद्र यादव के पुत्र। तो ये क्या तो ये पुत्र की राजनीति हो जाएगी या
प्रशांत किशोर कुछ नया गुल खिलाएंगे, ये अब आने वाला समय बताएगा। और तब तक हम लोग करें इंतजार, क्योंकि अब चुनाव में बहुत ज़्यादा दिन है नहीं, 1 महीना से कम का समय है और रिजल्ट आने के पर ही पता चलेगा तो कौन पार्टी कितने पानी में है। कैसा लगा यह कार्यक्रम, आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।